विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। मैं आज आपको जो भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, जो बीए पार्ट द्वितीय का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है और भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा क्या है, इस पर आज का मेरा व्याख्यान आधारित रहेगा। तो प्रत्येक देश का विद्यार्थियों अपना एक संविधान होता है और भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएं भी अनुपम हैं और भारत का जो हमारा संविधान है किसी वाद और विचारधारा से जुड़ा हुआ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का अन्वय नहीं है, बल्कि समस्त भारतीय जनता के या भारतीयों के मानस, आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। भारतीय संविधान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्मित है, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों की उन्होंने व्याख्या की थी। तो भारतीय संविधान की दार्शनिक मान्यताएं क्या है, और तो भारतीय संविधान में दार्शनिक मान्यताएं ये हैं। पहला, संसदीय लोकतंत्र। जो हमारी संविधान सभा थी उसने संसदीय लोकतंत्र की नींव पर भारत की राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे को स्थापित किया था। जो ब्रिटेन का जो वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान था उसके आधार पर संसदीय प्रतिमान को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करके अपनाया गया, यह आप सबको विदित है। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार, पहला संसदीय लोकतंत्र, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि हमारा संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। और इस लोक कल्याण की अवधारणा में सभी भारतीय नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकारों को अपनाया गया है। तीसरा है पंथ निरपेक्षता, यानी कि भारत का संविधान क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है। और 42वें जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्दावली जोड़कर भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अर्थात पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता, न तो अधार्मिक होता है, बल्कि विभिन्न धर्मों के मध्य पूर्णतः तटस्थ होता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होते हैं और राज्य के अंतर्गत धर्म को नितांत व्यक्तिक मामला माना जाता है। चौथा है समाजवादी न्याय पर आधारित समाज, समतावादी न्याय व्यवस्था पर आधारित समाज। अर्थात भारतीय संविधान में ये दार्शनिक मान्यता समाहित है कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र निष्फल हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ समतावादी समाज और आर्थिक न्याय पर भी हमारे संविधान में बल दिया गया है। हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के साथ साथ सामाजिक संरचना में असमानता को दूर करने के लिए और सभी को सर्वोत्तम विकास के समान अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। आर्थिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक न्याय भी आवश्यक है। इससे भारतीय संविधान में प्रस्तावना, नीति निर्देशक सिद्धांतों और सामाजिक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। और आर्थिक न्याय का आदर्श अवसर की असमानता को दूर कर जीवन को सार्थक और उन्नत बनाने में है। इसी तरह भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार राष्ट्रीय एकता और बंधुता है। अर्थात भारत में विभिन्न धर्म, वेशभूषा, संस्कृति और मूलवंश वाले लोगों के मध्य बंधुत्व की भावना से ही एकता की स्थापना के आदर्श को निर्धारित किया गया है। और भारतीय संविधान गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अर्थात भारतीय संविधान में जो दार्शनिक मान्यताएं हैं उनका आधार गांधीवादी दर्शन है। इसलिए संविधान में पंचायती राज, कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया गया है। मद्य निषेध, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण आदि का उल्लेख गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। तो विद्यार्थियों, ये तो हुआ कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार क्या है। भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार हैं संसदीय लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य, पंथ निरपेक्षता, समतावादी न्याय आधारित समाज, राष्ट्र के एकता और बंधुता पर आधारित समाज और गांधीवादी दर्शन। अब ये तो हुआ कि विद्यार्थियों भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार क्या है। अब जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो भारतीय संविधान का मुख्य रूप से मूल दस्तावेज है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना
से तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना में जो गंतव्य और मंतव्य हैं उन पर आधारित है और प्रस्तावना के आधार पर ही भारत के जन जन के अधिकतम कल्याण और राजनीतिक लोकशाही की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। इसलिए डॉक्टर सुभाष कश्यप ने भी कहा था कि संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है। वह राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देता है, शक्ति देता है और उनके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, एक आत्मा होती है जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना दो उद्देश्यों को लक्षित करती है। पहला है, प्रस्तावना स्पष्ट करती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है और दूसरा, प्रस्तावना यह भी इंगित करती है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह इनरी बेरुवारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने इस निर्णय को उलटते हुए स्वीकारा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। संविधान के उपबंधों के निर्वचन में संविधान का विशेष महत्व है। जब संविधान की भाषा स्पष्ट और संदिग्ध हो, संविधान का अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम प्रस्तावना का ही सहारा लेते हैं। प्रस्तावना इस अवधारणा पर आधारित, इस उद्देश्य आधारित है कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, क्योंकि ये तो आप सबको विदित है कि हम 200 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश शासन के गुलाम रहे थे और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान जिन आशा और आकांक्षाओं को भारतवासियों ने संजोया था, प्रस्तावना उसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना में हुई है। इसलिए इन बेरुवारी यूनियन मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशयों को स्पष्ट करने वाली कुंजी है और प्रस्तावना में संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करने वाली प्रस्तावना को माना गया है। तो संविधान की प्रस्तावना के कौन कौन से चरण हैं? संविधान की प्रस्तावना से तात्पर्य है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उसके द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है कि संविधान का स्रोत जनता की इच्छा है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना का पहले 4 शब्द हैं, हम भारत के लोग, और इन्हीं इस प्रकार भारत के संविधान का स्रोत जनता की इच्छा है। संविधान द्वारा स्थापित सभी संस्थाएं जनता से शक्ति प्राप्त करती है। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना द्वारा सार्वजनिक प्रभुसत्ता का दावा किया गया है। इसका तात्पर्य हम भारत के लोग, ऐसा तात्पर्य कि भारत का संविधान किसी बाहरी सत्ता द्वारा आरोपित नहीं है। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द भारत के लोगों की संप्रभु सत्ता की घोषणा करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि संविधान का आधार भारतीय लोगों का प्राधिकार है। दूसरा है सार्वभौमिक गणराज्य की घोषणा, अर्थात संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। भारत की सरकार चाहे आंतरिक मामला हो या विदेश मामला, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और सार्वभौमिक है। और प्रस्तावना में भारत को गणराज्य घोषित करने से तात्पर्य है कि जनता के द्वारा जनता के लिए निर्मित की गई सरकार, अर्थात लोकतांत्रिक गणराज्य को भारत में अपनाया गया है।
न कि वंशानुगत लोकतंत्र को। इसका तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और कोई वंश परंपरागत राजा यहाँ का शासक नहीं है। भारत के गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति सार्वभौमिक मताधिकार से संपन्न जन समुदाय में निहित है। इसी तरह लोकतांत्रिक संविधान कि भारत का संविधान क्या है। लोकतांत्रिक राज्य भारत के संविधान में या संविधान के प्रस्ताव में भारत को घोषित किया गया है। और लोकतंत्र कैसा, सामाजिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोण से लोकतंत्र है। और ऐसे लोकतंत्र की हमारे संविधान में कल्पना की गई है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना पर आधारित है। चौथा है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कि भारतीय संविधान में संविधान का उद्देश्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना है। भारतीय संविधान में न्याय का आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात भारत में सामाजिक, आर्थिक और नैतिक न्याय पर बल दिया गया है। सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए और किसी व्यक्ति को उत्पीड़न नहीं हो। इसके लिए संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार और संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय की अवधारणा के लिए विविध उपायों का उल्लेख किया गया है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि अवसर की असमानता को दूर करना और सभी के लिए जीवन को सार्थक और सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करना। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इसके लिए भारत की जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं उनमें भी आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास किया जाता है। और आर्थिक न्याय के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाए। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब व्यक्ति को राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। इसलिए संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थापना, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 तक में जो विविध स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया और इसी तरह अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का उल्लेख किया गया उसका उद्देश्य राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप देना है। इस प्रकार प्रस्तावना में उल्लिखित राज्य न्याय के 3 विविध सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आयाम लोक कल्याणकारी राज्य को सुनिश्चित करते हैं। 5वां है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, अर्थात राज्य देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। और स्वतंत्रता में कौन कौन से स्वतंत्रता निहित है, राजनीतिक और नागरिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को आवश्यक माना गया है। इसलिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। समानता के सिद्धांत का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का समुचित विकास करने के लिए समान अवसर सुलभ हो सके। इससे संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित की गई है। पंथ निरपेक्षता को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया गया। और पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य एक ऐसा राज्य जो किसी पंथ विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता है और जहां अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, वह पंथ निरपेक्षता का विशेष महत्व विशेष रूप से भारत के लिए है। इसीलिए भारत में संविधान की प्रस्तावना संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर धार्मिक अल्पसंख्यकों को कारगर संरक्षण प्रदान किया गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की आवश्यकता, अर्थात 42 संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये हुई भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या तात्पर्य है, प्रस्तावना में निहित शब्दों का क्या तात्पर्य, इसका मैंने आपको उल्लेख किया था अपने व्याख्यान में। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना समूचे संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। प्रस्तावना में संवैधानिक जीवन के वैविध्य का भी उल्लेख मिलता है और भविष्य दर्शन का भी इसमें उल्लेख किया गया है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है। तो सबसे पहले यह प्रश्न उपस्थित हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में। तो ये प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के सामने विचार के लिए उपस्थित हुआ कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सरकार ने तो ये तर्क दिया
कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, अंश है, इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। और जो अपील करने वाला था अपीलार्थी, उसने ये कहा कि अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन की शक्ति कैसी है, सीमित है, और प्रस्तावना में संविधान का आधारभूत ढांचा निहित है जिसे संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो संवैधानिक ढांचे चरमरा जाएगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से इस मामले में निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने इसके साथ ये भी निर्धारित किया कि प्रस्तावना के उस भाग में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इस प्रकार 1946 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात यह स्पष्ट हो चुका है कि संसद को प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। किंतु जब तक केशवानंद भारती का निर्णय उलट नहीं दिया था, प्रस्तावना में किए गए संशोधन को कहीं भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि उसमें आधारभूत निहित ढांचे में परिवर्तन संभव है। धन्यवाद।